हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और उस काव्य शास्त्र के अंदर हमने काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य जो प्रयोजन थे उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। हमने 3 क्लासों के अंदर, एक में काव्य हेतु, एक में काव्य लक्षण और एक में काव्य प्रयोजन, 3 क्लासों के अंदर उन 3 टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लिया। एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते थे उनको हमने लेने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने पढ़ाया उसी में से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रस निष्पत्ति और साधारणीकरण नाम से एक टॉपिक दे रखा हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। तो ये फर्स्ट ग्रेड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। बाकी जो हमारे हिंदी से संबंधित जो अन्य एग्जाम होते हैं, जैसे नेट का हो गया, सेट का हो गया, टीजीटी पीजीटी का हो गया, नवोदय का हो गया, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो अकेले फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है, जो हिंदी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी है और जो अन्य एग्जाम की तैयारी भी कर रहे और जहां पर ये टॉपिक दे रखा है तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि रस निष्पत्ति और साधारणीकरण आखिर होता क्या है। हो सकता है मैं उतने अच्छे तरीके से आपको ना समझा पाऊं जितना एक व्याख्याता आचार्य होते वो आपको समझाते, परंतु मैं आपको उस लेवल तक जरूर समझा दूंगा कि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे और कंटिन्यू डेली वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है। कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहे, जब तक आपका एग्जाम होता तब तक आपको मैं अच्छे से सिलेबस है वो करवा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम रस निष्पत्ति की। तो रस निष्पत्ति को, रस वाला जो टॉपिक था उस रस वाले टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, आप जाकर उसको अच्छे से देख लिए। रस को मैंने अच्छे से समझा दिया कि रस के जो 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उसी के आधार पर ये रस निष्पत्ति है। कोई अलग टॉपिक नहीं है, कोई अलग नहीं है। अलग अलग व्याख्याताओं इसकी जो उत्पत्ति कैसे होती है, यानी निष्पत्ति है, उस निष्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी जो रस की उत्पत्ति कैसे होती है, रस है वो पैदा कैसे होता है, उसके बारे में इसके अंदर बताया। तो रस निष्पत्ति वो रस वाला टॉपिक है, वही है। इसको अलग तरीके से विद्वानों ने बताया कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, रस निष्पत्ति है, उस रस साधारणीकरण को हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले रस निष्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो रस निष्पत्ति के बारे में, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, मैंने बताया आपको कि रस जो संप्रदाय उसके प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि। जितने भी संप्रदाय उनको मैंने एक जगह लिख के आपको बताया। अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आपको अच्छे से पता है। तो भरत मुनि, उसका एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, उन्होंने क्या किया, रस निष्पत्ति के बारे में कहा है। क्या कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श रस निष्पत्ति, यानी जो हमारे काव्य जो रस थे उस रस के जो अंग थे, स्थायी रस के 4 जो अंग थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उनमें से इन्होंने कहा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का मतलब जो हमारे विभाव, अनुभाव और जो व्यभिचारी जो संचारी भाव है, उनके संयोग से निष्पत्ति का मतलब उत्पत्ति होती है। किसकी, रस की, यहां पर देख रखा है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी बोला जाता है, उसके संयोग से जो तीनों मिलते हैं उससे रस की उत्पत्ति होती है। और जो स्थायी भाव है उसको इन्होंने यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि स्थायी भाव तो जो शरीर में पहले से जो मौजूद है उसको जो उचित ये कारण मिलते हैं, रस वाले टॉपिक में मैंने आपको अच्छे से समझाया, उन कारणों से ये फिर उत्पन्न होते हैं। तो यही रस निष्पत्ति है। भाई हम पढ़ रहे हैं रस निष्पत्ति की, रस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो विभाव, अनुभाव और जो व्यभिचारी जो संचारी भाव है उनके मिलने से हमारे एक रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, उसे ही रस निष्पत्ति कहा जाता है। तो रस निष्पत्ति को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे हम वो चीजें देखेंगे जो एग्जाम में किस प्रकार विद्वानों के द्वारा दी गई जो परिभाषाएं हैं, विद्वानों के जो अलग अलग मत है, उससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे भरत मुनि ने कहा कि रस क्या पदार्थ है,
यानी आगे भरत मुनि ने एक क्वेश्चन किया है खुद से, और खुद से ही उन्होंने इसका आंसर भी दिया है कि आगे भरत मुनि ने कहा है कि रस क्या पदार्थ है, यानी रस है क्या। तो और इन्होंने उसका उत्तर भी बताया, रस आस्वाद्यवात है, यानी रस में आस्वाद प्रदान करने के गुण तत्व होते हैं। ये परिभाषा, ये जो बात है खुद ने कही थी और खुद ने उसका उत्तर दिया है कि ये आस्वाद प्रदान करने के गुण है, वही रस है। अब जो भरत मुनि के मत के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है जो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बिंदु भी हम देख लेते हैं। जो स्थायी भाव होते हैं वही विभावादि से संयोग करके रस में परिवर्तित होते हैं। जो हमने परिभाषा देखी है, विभावानुव्यभिचारी संयोग आदर्श रस निष्पत्ति, तो ये परिभाषा ये भरत मुनि ने दी है, और वही बात ये कह रहा है कि जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव है। जो विभावादि, विभावादि का मतलब विभाव आदि, तो विभाव के साथ में जो हमारे अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, ये सारे जो उनका संयोग करके एक रस में परिवर्तित हो जाते हैं। रस कोई अनुभूति नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। रस कोई अनुभूति नहीं है पर वो अनुभूति का विषय। तो ये पॉइंट है, ये एग्जाम में देखकर पूछेंगे, निम्न में से भरत मुनि से संबंधित नहीं है। तो ये बातें आपको अच्छे से याद करनी, इसको उल्टा सुल्टा कर देंगे। रस कोई अनुभूति नहीं बल्कि अनुभूति का विषय, इसको उल्टा करके भी दे देंगे वो। तो इसको अच्छे से याद करना है कि रस कोई अनुभूति नहीं है, वो अनुभूति का विषय है। आगे देखो, आगे का पॉइंट है, सहृदय रस का आस्वाद हर्ष आदि के रूप में करता है। जो इन्होंने उत्तर दिया था, एक पर्सन की उसके रस क्या है उसके बारे में बताया। रस विषयगत न होकर विषयगत होता है। विषयगत का मतलब व्यक्ति से संबंधित न होकर, व्यक्ति से संबंधित नहीं होकर पूरे विषय से संबंधित होता है। रस किसी व्यक्ति से संबंधित न होकर एक विषय यानी पूरे विषय से संबंधित होता है। नायक का स्थायी भाव ही रस में बदलता है, यानी नायक होता है, उस नायक के अंदर जो स्थायी भाव रहते पहले से जो मौजूद होते, वो जैसे मान लिया हम बात करें कि एक श्रृंगार रस की रचना करने वाला कवि, जब तक उसके अंदर श्रृंगार पैदा नहीं होगा, उसके अंदर श्रृंगार पैदा नहीं होगा, तब तक वो एक श्रृंगारिक रचना पैदा नहीं कर सकता। एक करुण भाव की रचना पैदा करने वाला कवि जब तक खुद के अंदर करुण भाव पैदा नहीं करेगा, तब तक वो क्या करेगा, करुण भाव की रचना नहीं कर सकता। तो यही बात है, ये कह रहा है कि नायक का स्थायी भाव ही रस रूप में परिवर्तित होता है, यानी वो नायक के अंदर जो स्थायी रूप से जो मौजूद चीजें होती है वही तो बाहर निकल के आती है, और उसको फिर हम देखकर अनुभव करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। ठीक है, अब है रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य, तो ये चार आचार्य है, लोलट है, शंकुक है, नाइक है और अभिनव गुप्त है। ये चार आचार्य है जो हमारे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य माने जाते हैं। आपसे यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, रस सूत्र के प्रमुख कितने आचार्य, तो चार आचार्य जो मैंने आपको नाम बता दिए, भट्ट लोलट है, शंकुक है, नाइक है और अभिनव गुप्त है। इन चारों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको हम अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आचार्य भट्ट लोलट, और इसको क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। तो ये एक नंबर के आचार्य है, आचार्य जो भट्ट लोलट है वो एक नंबर के, ये रस सूत्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया। पहला क्वेश्चन क्या हो गया था कि रस सूत्र के कितने आचार्य, तो चार हो जाएंगे। भट्ट लोलट कितने नंबर के, तो प्रथम आचार्य, प्रथम रस सूत्र के प्रथम आचार्य कौन है, तो भट्ट लोलट है। ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है, यानी इनका जो दर्शन है भट्ट लोलट का वो है मीमांसा दर्शन। इनका मत क्या है, उत्पत्तिवाद है, आरोपवाद है, उपचयवाद है, यानी कहने का मतलब रस की उत्पत्ति होती है, इनका मानना है। इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, तो ये तो इनसे ही संबंधित हो जाएगा भाई, मत है उसके हिसाब से इनका सिद्धांत हो गया उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। इनका मानना है कि रस मुख्य रूप से नाटक या काव्य के मूल नायक में होता है, यानी इनका मानना है कि जो नाटक करने वाला है या जो रचना करने वाला जो नायक होता है मुख्य, उसके अंदर होता है और उसी से पैदा होता है। भट्ट लोलट के अनुसार संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंध, और इनका निष्पत्ति से अर्थ है उत्पत्ति। तो देखिए, भट्ट लोलट का जो संयोग का अर्थ है वो तो माना इन्हें उत्पाद्य उत्पादक
भाव तत्व और इनका निष्पत्ति से अर्थ है उत्पत्ति। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो भट्ट लोलट है, इस भट्ट लोलट है वो प्रथम आचार्य है, ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इनका जो वाद है वो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है, उत्पाद्य उत्पाद्य, ये इसी से उत्पत्ति से उत्पाद्य हो जाएगा, तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ये निष्पत्ति का मतलब उत्पत्ति हो गया, तो ये इनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, इतने पॉइंट है वो आप अच्छे से याद कर लोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। मैंने काफी अध्ययन किया है पिछले जो पेपरों का, उसके आधार पर ही यहाँ पर पॉइंट लेने की कोशिश की कि जितना छाटकर शॉर्ट में किया जा सके, फालतू का कचरा भी ना हो और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो भी हमारा ना छूटे। तो अच्छे से मैंने उनका अध्ययन करके यहाँ पर लिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो अच्छे से आप कर पाओगे। फिर भी एक आध क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने कई बार कहा है कि आपको 100 में से 100 नंबर लेके नहीं आने हैं। बात करते हैं हम दूसरे आचार्य की, जो आचार्य शंकुक है। ये रस सूत्र के द्वितीय आचार्य माने जाते हैं। इनका मत है अनुमितिवाद, अनुमाप्य, अनुमापक। ये न्याय दर्शन से संबंधित है, यानी ऊपर वाले मीमांसा दर्शन से थे और ये न्याय दर्शन से है। इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद। आचार्य शंकु का मूल आधार न्याय शास्त्र का अनुमान प्रमाण है और प्रमाण के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। यानी न्याय शास्त्र का अनुमान प्रमाण है तो इन्होंने प्रमाण के 3 बताए, एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त प्रमाण। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो 3 प्रकार इन्होंने बताए, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे सामने हो, उपस्थित हो, और अनुमान का मतलब हम अनुमान लगाए जो चीजें हमारे को ज्ञात हो, और फिर जो चीजें हमारे को ज्ञात नहीं हो उसके बारे में हम अनुमान लगा कर कोई चीजें कल्पना से हमारे सामने लेके आए। और फिर होता है हमारा आप्त प्रमाण का मतलब होता है किसी चीज को एक आधार मानकर हम कोई चीज की जो एक कल्पना करें या उसको प्रमाण मानकर हम सामने लेके आए। अब ये जो आपसे 3 जो नाम है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त प्रमाण, ये 3 नाम दे देंगे, एक अलग दे देंगे और आपसे पूछेगा निम्न में से आचार्य शंकुक से संबंधित नहीं है, तो वो एक नाम अन्य होगा, वो छांटना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इन्होंने जो आधार जो न्याय शास्त्र के अनुमान प्रमाण उसके कितने जो प्रकार बताए, तो 3 प्रकार बताए, तो यही क्वेश्चन बनते, इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत की कल्पना की है। चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत का मतलब होता है, तुरंग का मतलब घोड़ा होता है, तुरंग का मतलब कि घोड़ा होता है, तो एक जो घोड़ा होता है चित्र के अंदर उसको हकीकत मान लेना, यही चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत है। शंकुक के न्याय शास्त्र के अनुसार ज्ञान या प्रतीति 4 प्रकार की होती है। ज्ञान या प्रतीति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है वो देख लेते हैं। पहला जो प्रकार इन्होंने दिया है सम्यक ज्ञान या प्रतीति। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि जैसे रस्सी है, उस रस्सी को रस्सी समझना। ये एक साधारण सी बात थी कि जो रस्सी है और उस रस्सी को हम रस्सी ही समझते हैं, जो हकीकत है उस हकीकत को हकीकत समझते हैं। आगे देखिए जो 4 बताए इन्होंने, बताया मिथ्या ज्ञान या प्रतीति। प्रतीति का मतलब जानना, वैसे तो मिथ्या ज्ञान का मतलब हो गया जैसे कोई रस्सी है और उस रस्सी को हमने मिथ्या से, भ्रम से उसको हमने सांप समझ लिया, सांप समझ लिया, ठीक है, वो हो गया। संशयात्मक ज्ञान प्रतीति का मतलब इसके नाम से ही पता, संशय का मतलब जैसे संशय हो गया, हम इस संशय में रहे सांप है या रस्सी है, हमने जो भ्रांतिमान वो जो अलंकार पढ़े थे संदेह, वो अलंकार की तरह। सादृश्य ज्ञान या प्रतीति, यानी सादृश्य का मतलब जैसे एक जैसे हमारे को कल्पना से जो एक जैसे प्रतीत हो, जिसको हम जैसे सादृश्य का मतलब जैसे रस्सी जैसा हो, ठीक है, या सांप जैसा हो, ऐसा मान ले। हम किसी को हम बताएं कोई चीज के बारे में बताएं कि वो उस जैसा दिखाई दे रहा था, वो सादृश्य का मतलब एक जैसे से हम तुलना करें। सादृश्य का मतलब उपमा में जैसे हम तुलना करते उसी प्रकार। शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ अनुमान है और निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति है, ठीक है। तो इन्होंने जो अनुमितिवाद जो सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो अनुमान अनुमिति ये मिलते जुलते नाम है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। शंकुक का जो अनुमितिवाद है सिद्धांत है। अब जो तीसरे आचार्य वो है आचार्य भट्टनायक। आचार्य भट्टनायक, आचार्य भट्टनायक ये रस सूत्र के तृतीय आचार्य माने जाते हैं। प्रथम लोलट हो गए, द्वितीय शंकुक हो गए और तृतीय है वो हमारे भट्टनायक है।
ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। पहला जो था भट्ट लोलट वो मीमांसा दर्शन से था, फिर हमारा दूसरा शंकुक वो न्याय दर्शन से था, और तीसरा सांख्य दर्शन से है जो भट्ट नाइक है। इनका मत है भोज्य भोजक, भोज्य भोजक। इनका सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद। तो भोज्य भोग ये भुक्ति ये मिलते जुलते नाम है, याद रह जाएंगे। इनको आपको याद भी ना रहे तो इन नाम से पकड़ लोगे आपके। भोज्य भोजक भुक्ति भोग ये नाइक से संबंधित है। भट्ट नाइक के अनुसार संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध है और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति है, अर्थात स्थायी भाव भोज्य है और विवाहवादी भोग करने का कारण है। ठीक है, स्थायी भाव वो तो भोज्य, और जो विवाहवादी जो बीचे बसते विवाह अनुभाव और संचारी भाव वो भोग करने के कारण तत्व है, क्योंकि विवाह क्या कारण ही तो है। भट्ट नाइक ने कहा रस ब्रह्मानंद के समान है किंतु ब्रह्मानंद नहीं है, यानी भट्ट नाइक ये मोस्ट हो जाती है, आपसे पूछा जाएगा वो कौन से आचार्य जिन्होंने रस को ब्रह्मानंद के समान बताया है परंतु ब्रह्मानंद नहीं बताया, वो भट्ट नाइक है। तो इन्होंने रस को क्या कहा कि ये ब्रह्मानंद के समान तो है पर ब्रह्मानंद नहीं है, ये मानना आचार्य भट्ट नाइक का। अब जो 4 नंबर है वो है अभिनव गुप्त, जो अंतिम है और 4 नंबर के ये रस सूत्र के चतुर्थ आचार्य माने जाते हैं। ये ध्वनिवादी आचार्य अभिनव गुप्त। इनका मत है व्यंग्य व्यंजक सिद्धांत, ये शैव दर्शन से संबंधित है। इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, इन्होंने बताया कि रस की न तो उत्पत्ति होती है, न अनुमिति होती है और न ही भुक्ति होती है, बल्कि रस की अभिव्यक्ति होती है। इनका मानना है कि रस उत्पन्न भी नहीं होता, जो अलग अलग विद्वानों ने जो बताया तो उनका इन्होंने खंडन किया कि रस उत्पन्न भी नहीं होता है, रस को अनुमिति भी नहीं होती है, रस की भुक्ति यानी भोग किया है आचार्य जो नाइक है उन्होंने, तो भुक्ति भी नहीं होती है, और ये कहता है कि अभिव्यक्ति होती है। जब जैसे मैं बोल रहा हूं इस प्रकार अभिव्यक्ति होती है। इनको रस का व्यंजना का व्यापार कहा, रस को व्यंजना का व्यापार कहा। इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर का। अब देखिए, अब जो नाइक है उन्होंने क्या कहा है कि रस है वो ब्रह्मानंद के समान है, बाकी ब्रह्मानंद सहोदर नहीं है। और इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मानंद सहोदर है, रस है वो ब्रह्मानंद सहोदर है। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा, छोटी छोटी बातें जो आपको अच्छे से याद रखनी है। भट्ट नाइक ने उसको ब्रह्मानंद सहोदर के समान माना है, बाकी ब्रह्मानंद सहोदर नहीं माना है, और इन्होंने कहा कि ये ब्रह्मानंद सहोदर है। इनके मत के अनुसार संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक भाव है और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। देखिए, जो 4 हमारे सामने आचार्य थे, एक हमारे सामने लोलट हो गई, ठीक है, एक शंकुक हो गई, एक नाइक हो गई और एक अभिनव हो गई। तो इनका उत्पत्तिवाद था, इसका अनुमितिवाद था, इसका भुक्तिवाद था और इनका अभिव्यक्तिवाद था। ठीक है, तो ये चारों। दूसरी बात, ये प्रथम थे, ये द्वितीय थे, ये तृतीय थे और ये चतुर्थ थे। फिर हमारी ये मीमांसा दर्शन, लोलट है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित थे, शंकुक है वो न्याय दर्शन से संबंधित थे, और नाइक है वो हमारे कौन थे, सांख्य दर्शन से संबंधित थे, और अभिनव गुप्त है वो शैव दर्शन से संबंधित थे। तो इनको अलग अलग आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको समझा दी। यहाँ से जो जितने क्वेश्चन जितने पॉइंट बनते थे इनको आपको अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना, अच्छे से रटना है। आगे देखो, अब देखिए मैंने यहाँ पर सूत्र बनाया, आपको याद हो जाएगा क्रम से। क्रम से आप कैसे याद करोगे इसको, एक सूत्र को आप, ये मैंने संरक्षित है, ये प्रकार बनाया, लोलट की उत्पत्ति शंकु की अनुमिति, लोलट की उत्पत्ति शंकु की अनुमिति, नाइक कर्ता भोग अभिनव की अभिव्यक्ति। ये ठीक है, मोस्ट है ये, और आपको याद भी हो जाएगा। अब इससे आपको याद कैसे होगा, लोलट की उत्पत्ति शंकु की अनुमिति, नाइक कर्ता भोग अभिनव की अभिव्यक्ति। तो एक तो आपको ये क्रम याद हो जाएगा, लोलट 1 नंबर पे, शंकुक 2 नंबर पे, नाइक 3 नंबर पे, अभिनव 4 नंबर पे, ये हो गया। दूसरी बात है, लोलट की उत्पत्ति, इनका उत्पत्तिवाद है, उत्पत्ति से आरोपवाद आ जाएगा, ये सारे इनमें नाम आ जाएंगे। शंकु की अनुमिति आ जाएगा, अनुमितिवाद है। नाइक कर्ता भोग तो भुक्तिवाद है। ठीक है, अभिनव की अभिव्यक्ति तो अभिव्यक्तिवाद है, ये हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके साथ में वो आप वो जोड़ लीजिए,
ये मीमांसा दर्शन से संबंधित, ये न्याय दर्शन से संबंधित, नायक हमारे शाक्य दर्शन से, अभिनव गुप्त है वो हमारे शैव दर्शन से। तो इस सूत्र से आपको याद करने में सुविधा होगी। आगे देखिए, मैंने 4-5 यहाँ पर पॉइंट लिखे जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा था। रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहा था, किसने कहा था? लोलट ने। अब लोलट 1 नंबर पे है तो सर्वप्रथम आचार्य 1 नंबर आचार्य कौन है? जो लोलट है, तो उन्होंने ही कहा है रस को सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम और सर्वप्रथम आचार्य कौन है? लोलट है। तो इस प्रकार आप इसको अटैच करके याद कर लीजिए कि रस को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर है वो भट्ट लोलट ने कहा था। दूसरी बात, रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता आचार्य, तो व्याख्याता आचार्य भी कौन होगा? भट्ट लोलट है, क्योंकि सर्वप्रथम यही तो है भट्ट लोलट 1 नंबर पे। तो रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोलट है। रस सूत्र को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर भट्ट लोलट ने कहा था। चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत दिया था आचार्य शंकुक ने, जो मैंने आपको बता दिया है। साधारणीकरण का सिद्धांत है वो दिया था भट्ट नाइक ने। भट्ट नाइक है, जो साधारणीकरण है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो साधारणीकरण का सिद्धांत है वो भट्ट नाइक ने दिया था। तो ये 3 नंबर के आचार्य। अब आपसे क्वेश्चन कंफ्यूजन करने के लिए भी ऐसे भी पूछा जा सकता है, साधारणीकरण का सिद्धांत रस सूत्र के कितने नंबर के आचार्य ने दिया था? अब आपको सोचो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, वहां पर नाइक नाम ही ना आए तो वो 3 नंबर के आचार्य है। ये एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो ये 3 नंबर के आचार्य है, इन्होंने दिया था भट्ट नाइक ने। ठीक है, तो हमने रस निष्पत्ति के बारे में कि रस की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार थे। ये सूत्र ही है, बस ये 4 जो विचार थे इन्होंने बताया अलग अलग तरह। इन्होंने कहा कि रस की उत्पत्ति होती है, इन्होंने कहा अनुमिति होती है, इन्होंने कहा रस के भोग होता है, इन्होंने कहा अभिव्यक्ति होती है। तो यही थे रस की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। और रस वाला टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ लिया। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये आपको अच्छे से समझ में नहीं है इस तरह, तो रस वाला टॉपिक आप देख लीजिए, वहां पर मैंने अच्छे से बताया। इसी को अगर यहाँ पर पूरा वापिस बताता तो आपका टाइम खराब होता। बाकी मैंने आप कंटिन्यू जुड़े हो तो आपको अच्छे से पता है, अच्छे से मैंने समझा दिया है। आगे वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे साधारणीकरण क्या है। ठीक है, साधारणीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, जय भीम, जय भारत।